नमस्कार, मैं हूं आशुतोष सजन्ना में। आज बात करेंगे बीजेपी की चुनावी तैयारियों की। जल्द चुनाव की आशंका में बीजेपी बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान कर सकती है। सूत्रों की माने तो उन्हें सुशासन और विकास के पोस्टर बॉय की तरह पेश किया जाएगा। पार्टी की कोशिश शहरी मतदाताओं को लुभाने की है, जिनमें मोदी की अच्छी पैठ मानी जा रही है। लेकिन पार्टी हिंदुत्व का एजेंडा भी पूरी तरह छोड़ती नहीं दिख रही। यही वजह है कि अयोध्या जाने से बच रहे नरेंद्र मोदी को वाराणसी से चुनाव लड़ाने की तैयारी है। लेकिन अमित शाह कहते हैं कि रामलला का मंदिर तो बन के रहेगा, और शाहनवाज हुसैन भी कहते हैं धारा 370 पर। यानी क्या है बीजेपी का असली एजेंडा, करेंगे इसी में बात। दो 2014 में नरेंद्र मोदी ही बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार होंगे। इसका अनौपचारिक ऐलान तो गोवा में मोदी को चुनाव अभियान समिति का मुखिया बनाने के बाद ही हो गया था। संघ के सूत्रों का मानना है कि मोदी पर हिंदुत्व की मुहर तो पहले से लगी है। अब गुजरात में 12 साल के शासन में बनी विकास पुरुष की छवि को भुनाना है। संघ ने बीजेपी की अगली कतार के नेताओं को बता दिया है कि 2014 में मोदी ही बीजेपी का चेहरा है। मोदी की अच्छे प्रशासक की छवि और जल्द फैसले लेने की क्षमता शहरी मतदाता को सबसे अधिक भाती है। मोदी शहरी मध्यवर्ग को लुभाने में पूरी तरह समर्थ है। उनके जरिए पार्टी का परंपरागत वोट बैंक भी लौटेगा, जो 2009 के चुनावों में छटक गया था। फिलहाल अगस्त के आखिर में अलग अलग शहरों में मोदी की 100 बड़ी रैलियां करने की योजना है। नरेंद्र भाई मोदी, यह तो सच्चाई है कि आज वो देश की धड़कन है और पूरा देश में उनके प्रति एक सेंसेशन है। लेकिन मोदी को विकास पुरुष की तरह पेश करते हुए बीजेपी हिंदुत्व का एजेंडा छोड़ने वाली नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत पहले ही बीजेपी को यह संकेत दे चुके हैं। मोदी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चुनाव लड़ाने की योजना है। फिलहाल इस सीट से मुरली मनोहर जोशी सांसद है और मंदिर आंदोलन के दिनों में श्रीश चंद्र दीक्षित यहां से सांसद रह चुके हैं। यूपी में मोदी के सिपह सालार अमित शाह भी अयोध्या जाकर रामलला के भव्य मंदिर का संकल्प दोहराए हैं। ऐसे में जब मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की चर्चाएं सामने आ रही हैं, तो हाल ही में बीजेपी से अलग हुई जेडीयू और कांग्रेस से कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं मिली। मैसेज ये दे रहे हैं कि यही नेता हैं, एक छत्र नेता हैं, और मैसेज तो यहां तक है कि इन्होंने हाईजैक कर लिया है पूरी पार्टी को। तो ये जो चाहेंगे वही होगा। तो पूरा इनका मामला वही है, कहें न कहें। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एनडीए का कुनबा बिखर रहा है, और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी में भी अंतर्कलह है। नरेंद्र मोदी जी न कांग्रेस के लिए चुनौती है और न हमारे लिए कोई वो प्रासंगिकता उनकी। गौरतलब है कि जेडीयू से अलगाव के बाद एनडीए में अब मोदी के नाम को लेकर कोई मतभेद नहीं है। अकाली दल शुरू से ही मोदी के साथ है, जबकि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मुंबई में मुलाकात कर गिले शिकवे दूर कर लिए थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता ने चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनने पर पहले ही मोदी को बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, IVN से। यानी सवाल बड़ा है। इस मसले में एजेंडा के 5 सवाल हैं। क्या नरेंद्र मोदी का विकास का एजेंडा बीजेपी को 2014 में फायदा पहुंचाएगा? दूसरा सवाल, क्या सुशासन और हिंदुत्व के बीच नरेंद्र मोदी संतुलन साध पाएंगे? तीसरा सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि विकास केवल चुनावी एजेंडा होगा और हिंदुत्व असली मुद्दा? चौथा सवाल, क्या मोदी विकास और सुशासन के नाम पर नए साथी जुटा पाएंगे? और आखिरी सवाल, क्या यूपीए 2 की नाकामियों, अनिर्णय और भ्रष्टाचार सचमुच मोदी को फायदा पहुंचा रहे हैं? ये गंभीर सवाल हैं और आने वाले चुनाव जो है वो इन्हीं के इर्द गिर्द इन्हीं बातों पर लड़े जाएंगे। जाहिर है मोदी का नाम आते ही तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारा एजेंडा साफ है। देश में विकास और सुशासन की ही राजनीति होनी चाहिए। ये बात करने के हमारे साथ है बीजेपी के नेता और प्रमुख नेता रविशंकर प्रसाद, कांग्रेस के PL पूनिया, जनता दल यूनाइटेड के KC त्यागी और अकाली दल के प्रेम सिंह चंदू माजरा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। रविशंकर जी, जिस तरीके से पिछले दिनों अमित शाह अयोध्या जाते हैं और कहते हैं जल्द रामलला का भव्य मंदिर बनाएंगे, क्या दूसरी तरफ बीजेपी ये कहती सुशासन और विकास पर चुनाव लड़ा जाएगा? अनंत कुमार ये बात कहते हैं। क्या आपको नहीं लगता इससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है?
देखिए आशुतोष जी, बीजेपी में कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। हमारा एजेंडा बहुत ही साफ है। कांग्रेस सरकार के कुशासन, बिल्कुल भ्रष्टाचार, महंगाई, आज जो देश की आर्थिक गिरावट है, जो डॉलर की तुलना में रुपया कहां पहुंच गया है, क्या स्थिति आप देख रहे हैं। तो पूरे जो हिंदुस्तान के विकास की धारा अवरुद्ध हो गई है, भ्रष्टाचार के कारण, अनिर्णय के कारण, अक्षमता के कारण। तो ये सबसे प्रमुख चुनावी मुद्दा है और ये चुनावी मुद्दा रहेगा जी। और इसी को, और आज जो नरेंद्र मोदी को लेकर के आप ये चर्चा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द इसलिए घूमता है, उनके सारे सर्वे में वो 45-40% जो आते हैं कि वो एक सुशासन, ईमानदारी के प्रतीक हैं और एक प्रभावी नेतृत्व के प्रतीक हैं, तो देश उनके प्रति देखता है। अब जहां तक आपने अमित शाह की बात की, तो आप राम जन्मभूमि पर एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो रामलला का वकील था जी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला कर दिया है कि जहां रामलला बैठे हैं वही वो स्थान है, हिंदू मानते हैं कि प्रभु राम का जन्म हुआ जी। उसने ये भी फैसला कर दिया है कि दूसरे पक्ष की ओर से बाबरी मस्जिद के अस्तित्व को साबित करने में ही वो असफल रहे हैं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है जी। मुझे पूरा विश्वास है जितने सबूत कानून है सुप्रीम कोर्ट में भी और हिंदू पक्ष जीतेंगे। लेकिन अगर मुझे ये बताइए कि अगर कोई भक्त जाता है राम जन्मभूमि स्थान पर जहां लाखों लोग जाते हैं, अगर वहां अपनी इच्छा प्रकट करता है कि ये बनना चाहिए, उसको लेकर इतना तूफान खड़ा कर दिया जाए, ये हमारा शाश्वत मुद्दा है। चुनाव निरपेक्ष है। अभी गुजरात का चुनाव हो, वहां तो ये मुद्दा नहीं था। उसके पहले बिहार का चुनाव था, वहां तो मुद्दा नहीं था। अभी दिल्ली का चुनाव होगा, एमपी का चुनाव होगा, वहां तो मुद्दा नहीं। लेकिन ये हमारा चुनावी निरपेक्ष शाश्वत मुद्दा है। इसका एक सार्थक हल निकलेगा कानून से, बातचीत से, ऐसा पूरा विश्वास है। लेकिन प्रमुख मुद्दा हमारा कुशासन, यूपीए सरकार, कांग्रेस के भ्रष्टाचार, आर्थिक बिल्कुल अस्वस्थता और जो पूरे हिंदुस्तान के विकास की धारा अवरुद्ध है, उस पर रहने वाला है। बट लेकिन चुनाव के ठीक पहले जब चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होती है, ऐसे में अमित शाह अगर इस तरीके की बात करेंगे तो यह संदेह जाएगा कि बीजेपी दरअसल सुशासन की बात करेगी, विकास की बात करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अयोध्या का मसला उसमें प्रमुखता के साथ रहेगा और उसके इर्द गिर्द चुनाव को ध्रुवीकरण कराने की कोशिश की जाएगी। अगर ये संदेह पैदा होता है तो क्या इसमें कोई शक है? देखिए, इसके मुझे दो उत्तर है। रविशंकर प्रसाद भी अयोध्या जाएंगे जी। मैं जब रामलला का केस जीतने के बाद अयोध्या गया था तो मुझसे यही सवाल पूछा गया था। आज भी अगर मैं अयोध्या प्रचार करने जाऊंगा चुनाव में तो मुझसे यही सवाल पूछा जाएगा, तो उसका मैं यही उत्तर दूंगा कि हमारी अपेक्षा है कि बनना चाहिए। तो लेकिन अब एजेंडा तो कई बार समय के अनुसार तय होता है। अब उत्तर प्रदेश में मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मुलायम और अखिलेश यादव की सरकार आतंकवादियों के खिलाफ सारे मुकदमे वापस ले रही है वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। आप भी जानते हैं कांग्रेस पार्टी खामोश है, बाकी खामोश है। कोर्ट उसका विरोध कर रहा है कि हम संकट मोचन काशी के मंदिर के आतंकवादी हमले और सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमले हुए हैं, इसको हम विड्रॉ नहीं करने देंगे। अगर इसको हम उठाएंगे तो क्या गलत है क्या? इसलिए मुद्दे तो मुद्दे होते हैं, लेकिन जो कोर मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार, यूपीए का कुशासन, अक्षमता मनमोहन सोनिया सरकार की, महंगाई और जो पूरे हिंदुस्तान की छवि दुनिया में धूमिल हुई है, बेरोजगारी, सबको लेके इसको हम मुद्दा आगे बढ़ाएंगे। यानी रविशंकर जी, आपकी नजर में राम मंदिर का मुद्दा कोर मुद्दा नहीं है अब आपके लिए? देखिए, मैं फिर कहता हूं, ये पूरी चर्चा श्रीमान आशुतोष जी कर रहे हैं 14 के चुनाव को लेकर। अगर राम मंदिर को लेकर मुझसे अलग से बात करेंगे तो मैं विस्तार से बात करूंगा, लेकिन मैं ये बिल्कुल अस्वीकार नहीं करूंगा कि राम मुद्दा एक स्थायी शाश्वत अपेक्षा है भारत ही नहीं, दुनिया के करोड़ों लोगों की। मैंने आपसे फिर रिपीट करना चाहता हूं, दिल्ली के चुनाव में आप कहेंगे राम मंदिर तो नहीं उठाया, एमपी में नहीं उठाया, छत्तीसगढ़ में नहीं उठाया, चुनाव होते रहेंगे। लेकिन 89 में पालनपुर के एग्जीक्यूटिव कमेटी में बीजेपी ने एक निर्णय लिया था, ये हमारी शाश्वत अपेक्षा है। और वैसे भी अब जब कोर्ट का इतना प्रामाणिक फैसला हो गया तो वैसे भी मैं तो हमेशा इस मत कर रहा हूं कि अगर बातचीत से रास्ता निकले तो आज भी बातचीत से रास्ता अच्छा निकलेगा, क्योंकि कोर्ट में कोई हारेगा कोई जीतेगा। और मुझे तो पूरा विश्वास है वकील के रूप में कि सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की और विजय होने वाली है। बट रविशंकर जी, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप आज कह रहे हैं कोर मुद्दा आपका कुशासन कांग्रेस पार्टी का होगा, उनकी सरकार का होगा और विकास का मुद्दा होगा। लेकिन 1996 1998 के चुनाव आप राम मंदिर के मसले पर लड़ते हैं और आज आप कह रहे हैं कि वो आपका कोर मुद्दा नहीं है। तो इससे एक संदेह यह भी पैदा होता है कि आपने राम के मुद्दे को पीछे छोड़ दिया है और अब आप दरअसल सिर्फ लिप सर्विस बीजेपी इस बारे में कहती है। अगर ये संदेह पैदा होता है तो इसमें क्या शक है? अब आशुतोष जी, कमाल की बात आप कर रहे हैं। अगर हम बात करें कुशासन की, भ्रष्टाचार की, तो आपने राम मंदिर छोड़ दिया।
अगर अमित शाह मंदिर के सामने राम मंदिर को प्रणाम करें तो आपको उस पर आपत्ति है। ये ऐसे कैसे चलेगा भाई? हमने पहले कहा हमने मुद्दा कभी नहीं छोड़ा है, लेकिन जब हम अभी चुनाव की बात कर रहे हैं, हमने, आपको याद होगा एनडीए में भी बातचीत हुई थी ना, या कोर्ट के फैसले से या बातचीत से, जिस चर्चा बहुत होती है, एनडीए में भी हमने मुद्दा तो नहीं छोड़ा था। ये एक राष्ट्रीय अपेक्षा है, दुनिया के अरबों हिंदुओं की अपेक्षा है, एक शाश्वत मुद्दा है। लेकिन अभी जो आप चर्चा कर रहे हैं 2014 के चुनाव की, तो हर चुनाव की एक स्ट्रैटेजी होती है। और हां, मैं आपसे एक बात ईमानदारी से कहना चाहता हूं, बीजेपी का अपना एक व्यक्तित्व रहेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय स्वाभिमान, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इसको लेकर रहेगा। हम कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस और हम में एक अंतर रहेगा, आर्थिक नीतियों पर, विकास के मामले पर, भ्रष्टाचार के मामले पर, राष्ट्रवाद के मामले पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर। इसमें क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं, बट रविशंकर जी जब ये कहते हैं कि शाश्वत मुद्दा होगा, राम का मुद्दा जो शाश्वत मुद्दा है, कुशासन भी कांग्रेस का वो एक कोर मुद्दा है, तो ये शक पैदा होता है कि बीजेपी दरअसल राम के मुद्दे को, एक हिंदुत्व की लाइन को जो है वो लिप सर्विस कर रही है, वो अब उससे दूर निकल गई है और अब ये उनके लिए महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं रह गया है। ये सवाल खड़ा होता है। देखिए, अच्छा, आपने सवाल किया तो मुझे इसका उत्तर देने दीजिए जी। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारी अवधारणा है, हर पार्टी का एक आइडियोलॉजिकल कोर होता है, तो कल्चरल नेशनलिज्म हमारे विचारधारा का कोर है, और मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है कहने, वो है और रहेगा, और उसमें और गुड गवर्नेंस में कोई मैं विरोधाभास नहीं देखता हूं, इस बात को समझिए। और आपसे एक बात मैं और बहुत ईमानदारी से लेकिन प्रखरता से कहना चाहता हूं। जी। अगर हमारी आप सुनिए जरा सा आशुतोष जी, क्योंकि आपने मुद्दा उठाया है। अगर हम 2 एमपी होते तो श्रीमान आशुतोष जी अपने चैनल पर रविशंकर प्रसाद को कभी नहीं बुलाते। आज भाजपा एक प्रमुख विपक्षी दल है, आगे सत्ता में आ सकती है, पहले सत्ता में आई है, और ये अपनी विचारधारा, अपनी प्रतिबद्धता, अपने वैशिष्ट्य के कारण आई है, और गुड गवर्नेंस के रिकॉर्ड के कारण आई। इसलिए क्या छत्तीसगढ़, क्या मध्य प्रदेश, क्या गुजरात, क्या गोवा, इन सबों के 10% प्लस ग्रोथ रेट रहे हैं, जबकि देश का ग्रोथ रेट 5% माइनस है। ये हमारा वैशिष्ट्य है। तो दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। हम कोई कांग्रेस की बी टीम नहीं बनना चाहते। इस देश के हम एक डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल फॉर्मेशन है, जिसकी एक परंपरा है, जिसका एक संकल्प है, जिसकी अपनी विचारधारा है। लेकिन राम मंदिर के मुद्दे को अब आप राम मंदिर बनाएंगे, इस मुद्दे को प्रमुखता से अब आप नहीं उठाते। ये सवाल आपको पूछेंगे आपसे, पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि पूरा आपने अयोध्या का आंदोलन राम मंदिर के निर्माण को लेकर आपने किया था। आज इतने सालों के बाद, 21 सालों के बाद इस मुद्दे पर आप सिर्फ लिप सर्विस करते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, और इसलिए सवाल खड़ा होगा इस बारे में। ये आपका सोचना है, ये आपका सोचना है। तो मुझे जरा अच्छा है आपने प्रश्न किया, आपके दर्शक देश भर में देखते हैं, मुझे बताने दीजिए। राम मंदिर के निर्माण के 2-3 रास्ते हैं ना। एक रास्ता कोर्ट से फैसला हो, एक बातचीत से फैसला हो, या आप कानून से रास्ता बनाइए। यही 3 रास्ते हैं। वाजपेयी सरकार में मैं मंत्री था, मुझे पूरा, मैं खुद इन्वॉल्व था, बातचीत बहुत आगे तक बढ़ चुकी थी, और बड़ी संख्या में मुसलमान मानते थे कि हिंदुओं के सेंटिमेंट के लिए प्रभु राम की बात है, अयोध्या एक पवित्र नगरी है, हमको ये फैसला करना चाहिए। इस सरकार ने पिछले 10 साल में कुछ नहीं किया। अब कोर्ट का फैसला आ गया, वो सुप्रीम कोर्ट से भी जीतेंगे। लेकिन ये कहना कि आपने 2004 में उठाया, 2009 में नहीं उठाया, आगे विधानसभा में नहीं उठाया, पहले उठाएंगे, ये आपका सवाल शाश्वत है, और उसका मेरा भी उत्तर शाश्वत है कि जहां तक राम मंदिर का सवाल है, वो हमारी एक स्थायी अपेक्षा है, जिसका उत्तर मैंने दिया। लेकिन 2014 के चुनाव के जो कोर मुद्दे हैं, वो मैंने आपके सामने बताया। ये क्षमा करिए, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता में कमी है। मैंने बताया 1989 के बीजेपी के पार्लियामेंट रेजोल्यूशन में वो पारित है। एनडीए के भी मैनिफेस्टो में था, मैंने बताया आपको। बिल्कुल। पुनिया पुनिया जी, जो बात आपने रविशंकर जी की बात विस्तार से सुनी है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी वाकई राम मंदिर के मुद्दे से किनारे हटकर अब विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली है? क्या यह सच्चाई आप स्वीकार करते हैं? देखिए, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी को यहां पर एक प्रभावी ढंग से सामने किया है जी, और जिस तरह से अमित शाह यहां पर उत्तर प्रदेश में उनको प्रभारी बनाकर जगह जगह जा रहे हैं, ये रामलला मंदिर में जाते हैं, जाहिर है कि वहां जाएंगे एक राम भक्त के तौर पर, वो जरूर कहेंगे कि ये हमारी इच्छा है। लेकिन ये आगे बढ़ के गोरखपुर जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा इलेक्शन का मैनिफेस्टो में या वैसे
हिंदुत्व हमारा एजेंडा रहेगा और प्रमुखता से आगे रहेगा, ये उन्होंने कहा। जी, आप ना तो भगवान राम के मंदिर से में आस्था है और ना ही हिंदुत्व के लिए कुछ किया है, केवल एक मुस्लिम विरोधी एक स्टैंड लेते हैं। आप अगर ये नहीं हो तो आर्टिकल 370 की भी बात करते हैं, ये करते हैं। और अगर हिंदुत्व इसके मुस्लिम विरोधी अगर स्टैंड रखेंगे तो आप उम्मीद रखते हैं कि हिंदू एक पोलराइज होकर हमारे साथ आएंगे, ये उनको लाभ मिलेगा। और ये इस तरह की राजनीति अगर कर रहे हैं, मैं इनकी बात से सहमत हूं कि कांग्रेस और बीजेपी में फर्क है। हाँ, फर्क है। हम सांप्रदायिक नहीं हो सकते, हम बहुत स्पष्ट करते हैं। हम विकास की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं, मैं समझता हूं ये पहले भी कहें। राम मंदिर इनके एजेंडा पे रहा, लेकिन जब सरकार बनाने की बात आई तो उसकी सुविधा अनुसार राम मंदिर को मुद्दे को भी एजेंडा के बाहर कर दिया। तो राम मंदिर, भगवान राम आस्था के प्रतीक हैं, उनको मन चाहे जब एजेंडा में रख दें, जब चाहे एजेंडा के बाहर कर दें। तो ये तो इनकी वो है, सिर्फ हर चीज में, चाहे भगवान राम का मंदिर हो, भव्य मंदिर बनाना हो, वो केवल और केवल वो राजनीतिक दृष्टि से चुनाव में लाभ लेने के लिए ये अपने एजेंडा में लाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। बट पीएल पूनिया जी, अगर आपको तो अच्छा लगे ना अगर विकास के मसले पर अगर चुनाव लड़ा जाए, अगर राम मंदिर के मुद्दे को अगर बीजेपी किनारे रखने की कोशिश करती, सिर्फ लिप सर्विस करती है, तो कांग्रेस के लिए अच्छी बात है ना कि विकास के मसले पर चुनाव हो, सेकुलर पॉलिटिक्स इस देश के अंदर हो, जैसा आप लोग कहते हैं। देखिए, अच्छी बुरी तो ये जाने, अपना चुनाव ये अपना क्या एजेंडा रखते हैं, तो ये जाने। हम अपनी जानते हैं कि हम तो विकास की बात करते हैं, हम भारत निर्माण की बात करते हैं, हम ग्रामीण क्षेत्र और सभी वर्ग को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। और मुस्लिम तुष्टीकरण की भी बात करते हैं आप लोग कि विकास का ये तुष्टीकरण की बात तो ये करते हैं, हम नहीं करते। हम उनको अब तुष्टीकरण की बात अब ले लीजिए। भारत सरकार की योजना जिसका स्कॉलरशिप जाती है गुजरात में माइनॉरिटीज के लिए, वो वहां नहीं बांटते। अब ये देख लीजिए, क्योंकि इसके फर्क भी नहीं पड़ता। एक संदेश देना चाहते हैं कि हम मुसलमानों को नहीं चाहते हैं, एक ही संदेश देना चाहते हैं। जब सद्भावना सम्मेलन होता है, एक मौलाना को सम्मान देने के लिए नरेंद्र मोदी जी को अपनी टोपी पहनाते हैं, इनको हटा देते हैं। वो सिर्फ ये कि हमारा कोई संदेश गलत ना ले जाए, एंटी मुस्लिम एक स्टेंस रहा है, उसको पुख्ता करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए ये इस तरह की हरकतें करते हैं। और एजेंडा में लाने के, भगवान राम मंदिर का एजेंडा लाने के लिए या 370 आपके कहने का मतलब ये कि दरअसल ये सिर्फ उसी उद्देश्य से, दरअसल आपके कहने का मतलब ये कि ये एजेंडा जो है इनका एक हिडन एजेंडा है। किसी त्यागी जी, आप तो बीजेपी के साथ रहे, आपकी सरकारें रही, 17 साल तक आप लोग साथ काम किया है। क्या आज जो भाषा बीजेपी की तरफ से बोली जा रही, क्या उस पर यकीन करेंगे कि शाहनवाज हुसैन धारा 370 के बारे में बात करते हैं, लालकृष्ण आडवाणी ने पिछले हफ्ते धारा 370 के बारे में बात की है, और अमित शाह अयोध्या जाके रामलला के बारे में बात करते हैं। रविशंकर जी का कहना है, अनंत कुमार का कहना है, राजनाथ सिंह का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ सुशासन और विकास में चुनाव लड़ेंगे। क्या आपको यकीन है? देखिए, गोवा जो है, गोवा की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है जी, वो बीजेपी के लिए और नेशनल पॉलिटिक्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा है। जो जिस तरह की एक व्यक्ति की स्तुति वंदना वहां पर हुई, मुझको इज इंडिया इज इंदिरा इज इंडिया के आपातकाल से जो पूर्व के दिन है जी, एक तो उसकी याद दिला दी। दूसरा यह कि कांग्रेस पार्टी और भाजपा इस मामले में एक जैसी होगी, नंबर 1। नंबर 2, 96 के बाद अटल अडवाणी जी और जॉर्ज साहब और नीतीश कुमार जी और बाद में शरद यादव जी ने जो नेशनल एजेंडा तय किया था, उसमें विवाद के मुद्दे अलग किनारे कर दिए थे, इसका कहीं उल्लेख नहीं था। जो गोवा है, एक तो उसमें व्यक्तिवाद होता है और एक ऐसे विवादित व्यक्ति को मुखिया बनाने का प्रयास होता है जो 2002 के अहमदाबाद के बाद के गोधरा के बाद का जो माहौल है 1.5-2 महीने तक, उसको मैं अपना राष्ट्रीय धर्म निभाने में नाकामयाब रहता, जिसकी पुष्टि उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की। पर त्यागी जी, मेरा सवाल थोड़ा फर्क है। मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि जब बीजेपी यह कहती है सुशासन और विकास के मसले पर चुनाव लड़ेगी, तो आपको यकीन क्यों नहीं होता? आशुतोष जी, मैं उसी पा रहा हूं जी। गोवा से पहले यूपीए 2 की महंगाई विरोधी नीतियों को लेकर के भाजपा से लेकर के सीपीआई एमएल तक सब यूपीए की नीतियों के खिलाफ 3 बार भारत बंद कर चुके जी।
भाजपा से लेकर सीपीआई एम तक सारी पार्टियों ने संसद के अंदर 2G के अभियुक्तों को जेल भिजवाया। भारतीय जनता पार्टी से लेकर के सीपीएम तक, टीएमसी तक सब लोगों ने मिलकर के कॉमनवेल्थ के खिलाफ आंदोलन किया। एक सेकंड, मैं कहना चाहता हूं कि गोवा से पहले गैर कांग्रेसवाद और गैर यूपीएवाद की जो धारा थी वो ज्यादा प्रखर थी। गोवा के बाद गैर कांग्रेसवाद खत्म हुआ, गैर यूपीएवाद खत्म हुआ, और जो राजनीति का, जो हमारे रहते नहीं कर पा रहे थे, जो राजनीति का सांप्रदायिककरण करने का प्रयास हुआ है, उससे महंगाई पे बहस बंद है, भ्रष्टाचार पे बंद है, डॉलर 61 पॉइंट कुछ का हो गया उस पे बहस बंद है। बहस इस पे है कि मोदी और नो मोदी। तो चुनाव का तो अपने आप ही सांप्रदायिककरण हो गया। आपको लगता है कि चुनाव का सांप्रदायिकरण बीजेपी करने की कोशिश कर रही है या हो रहा? प्रेमचंद चंदूमाजरा जी, आपका भी बीजेपी के साथ लंबा रिश्ता है और आप भी अभी लगातार उनके एलाइज बने हुए हैं और एलाइज बने रहेंगे। सवाल इस बात को लेकर कि बीजेपी जब धारा 370 के बारे में बात करती है, अमित शाह जब अयोध्या के बारे में बात करते हैं, तो क्या आपके मन में कोई शंका है, संशय होता है कि एक बार फिर राजनीति उसी दिशा में चली जा रही जिस दिशा में बीजेपी ने रास्ता छोड़ दिया था एक जमाने में? देखिए, बात यह है आशुतोष जी, बीजेपी क्या कहती है, क्या करती है, ये पार्टी के तौर पे उनका अलग सोच हो सकती है जी। मगर जब हम एनडीए का पार्ट बनती है बीजेपी, और बीजेपी जैसे एनडीए के लोगों को साथ लेकर चलती है और देश में वाजपेयी जी के समय में राज किया, उस पे हमें पूरा विश्वास है। और जैसे आज देश के सामने हालात बने हैं कांग्रेस के कुशासन के, करप्शन के, इनएफिशिएंसी के, और देश की इकोनॉमी बहुत डाउन होती जा रही है, और चिंता है देश के सब लोगों को। और एक ही विश्वास जो आज के दिन मैं कह सकता हूं देश के लोगों को बना हुआ है, वो श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बना हुआ है। उन्होंने गुजरात में नहीं विकास पुरुष के तौर पे अपनी पैठ बनाई, छवि बनाई, उसने देश में ही नहीं केवल बनाई बल्कि दुनिया भर में ऐसे विकास पुरुष के तौर पे अपनी छवि बनाई है, और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे उन्होंने अपनी एक छवि बनाई है, और ईमानदार व्यक्ति के तौर पे अपनी एक छवि बनाई है। तो आज देश की यंग जनरेशन और देश के सब लोग जो हैं वो कांग्रेस के जो कुशासन से तंग आए हुए हैं, करप्शन से तंग आए हुए हैं। चंदूमाजरा जी, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी की एक अच्छी छवि है, कुशल प्रशासक की छवि है, लेकिन उनकी छवि एक सांप्रदायिक व्यक्ति की भी है। उनकी छवि हमेशा गुजरात के दंगों से भी डिफाइन होती है और उनकी छवि सांप्रदायिक व्यक्ति की भी छवि है। नहीं, देखिए, अगर इस देश में कांग्रेस हजारों सिखों को, निर्दोष सिखों को मारकर और गुरुद्वारे पर तोपों और टैंक से गिराकर अगर अपने आप को सेकुलर पार्टी कहा सकती है, और ये राम मंदिर का चंगेड़ी भी तो कांग्रेस ने छेड़ी हुई है, अगर इसके पिछोकड़ में जाए, तो अगर कांग्रेस ऐसी बात कर सकती है, तो बीजेपी के जो लीडरशिप है, जिसने अपने समय में जब इनको राज करने का समय मिला, और खास तौर पे वाजपेयी जी ने ऐसे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इश्यू को बहुत नजदीक ले आए थे, अगर उनको समय मिलता, और मैं समझता हूँ कोर्ट के जरिए जहां हल हो भी जाना था। चंदूमाजरा जी, जब आप सिखों के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी भी उसी तरीके से जिस तरीके से कांग्रेस है, या जिस तरीके से कांग्रेस उसी तरीके से बीजेपी, उनके साथ सिखों का दंगा जुड़ा हुआ है, इनके साथ गुजरात का दंगा जुड़ा हुआ है, आप दोनों के एक ही तराजू में रखते हैं? देखिए आशुतोष जी, जब आप दिल्ली में रहने वाले हैं, आपको याद होगा जब दिल्ली जल रही थी और हजारों सिखों को मारा जा रहा था, इस देश में जो सबसे पहले किसी ने संसद में आवाज उठाई थी तो वाजपेयी साहब ने उठाई थी, चंद्रशेखर जी ने उठाई थी। और हम तो उसे समय के इनको मानते हैं कि अगर कहीं ऐसा कोई जाति होती है तो ये लोग हमारे साथ खड़े हैं, और इसीलिए श्रोमणी अकाली दल ने विश्वास करके कि वो कांग्रेस पर तो विश्वास किया ही नहीं जा सकता, जिन्होंने हुण कातलों पर कैसा विश्वास किया जा सकता है, जो एक पासे तो सीधे तौर पे कातल हैं और दूसरे पासे हमारे पक्ष में थोड़ा बहुत हारा का नारा मारने वाले लोग हैं, तो इसलिए कातलों के साथ कोई साथ नहीं दे सकता। मेरा कहने का भाव है कि कांग्रेस ने तो हर जगह धर्म के नाम पे, जात पे के नाम पे, इलाके के नाम पे कहीं ना कहीं चिंगारी घेरी और अपने आप को फिर से। चंदूमाजरा जी, आप कह रहे हैं कांग्रेस जो है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे उन्माद फैलाने का काम करती, तो क्या बीजेपी को आप बरी करते हैं कि वो धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करती, वो हिंदूवाद के नाम पे राजनीति नहीं करती है?
नहीं, देखिए, जब बीजेपी अपने तौर पे, अपनी पार्टी के तौर पे जो सोच हो उनकी अलग हो सकती है, मगर जब बीजेपी एनडीए के तौर पे चलती है और एनडीए की जो लीडरशिप होती है, जो उसमें मिनिमम प्रोग्राम पे फैसले होते हैं, तो मैं समझता हूँ बीजेपी पूरा उस पर पाबंद रहती है। मतलब आप इसमें फर्क करना चाहते हैं कि बीजेपी एक पार्टी के तौर पर, बीजेपी जब गवर्नेंस के मसले पर आती है, जब एलाइज के साथ आती है, तो उसके एजेंडे थोड़े से फर्क। रविशंकर जी, आप कुछ इंटरवीन करना चाहते थे। देखिए, काफी 3 लोगों ने कहा है, थोड़ा मुझे समय दीजिए जी। ये पूनिया साहब राम भक्त नहीं है क्या? मंदिर का ताला आशुतोष बाबू किसने खुलवाया था शाहबानों के बाद? इनके नेता राजीव गांधी, उस समय आईएएस थे, शायद पॉलिटिक्स में नहीं थे। देखिए, नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत चर्चा हुई है। नरेंद्र मोदी के प्रति जो देश में आकर्षण है, उनके नेतृत्व क्षमता, उनकी ईमानदारी, उनके गवर्नेंस रिकॉर्ड पर है। और आप भी जानते हैं कि गुजरात में मुसलमानों का विकास दर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, ये सच्चर कमेटी ने कहा है। और सबसे कमजोर है आपके बंगाल में, जहां 30 साल से सीपीएम ने राज किया है। ये बड़े बड़े अच्छे गुणी मित्र बैठे हुए हैं, श्रीमान केसी त्यागी, बड़ा सम्मान करता हूं। शरद यादव और ये नीतीश कुमार 95, 96, 97 में हमारे साथ आए थे, जब आपके अनुसार हम हिंदुत्व की राह पर चल रहे थे जी। उस समय अडवाणी जी कम्युनल नहीं थे। 2003 में इनके नेता नीतीश कुमार ने सर्टिफिकेट दिया श्रीमान नरेंद्र मोदी को गुजरात में कि देश को इनकी सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए जी जी। ये बात उन्होंने रेल मंत्री के रूप में किसी और मुख्यमंत्री के बारे में नहीं कहा। तो इसकी चर्चा छोड़ दीजिए। और जो व्यक्तिवाद की बात है, तो मैं बहुत पीड़ा से कह रहा हूं, जदयू अब नीतीश कुमार की जदयू है, उसमें केसी त्यागी और शरद यादव की कितनी सुनवाई है, इसकी चर्चा कभी और करेंगे। बिल्कुल। देखिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए जी। और आज आपने जो बार बार सांप्रदायिक शब्द कहा है, तो एक बात मैं आपके बारे में भी कहना चाहता हूं जी। गुजरात में दंगे दुर्भाग्यपूर्ण थे, लोगों को सजा हो रही है, ट्रायल चल रहा है जी। नरेंद्र मोदी को लेकर एसआईटी ने 5 बार इन्वेस्टिगेट किया। लेकिन यही राजीव गांधी ने कहा था दिल्ली में कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। किसी ने उफ भी किया? आशुतोष बाबू, कभी आप लोग उसकी चर्चा करते हैं? ये मनमोहन सिंह जी माफी मांगने का स्वागत करते हैं। और बड़ी बड़ी बात सुनिए, आप शांति से सुनिए, आप प्लीज। आपने हमें बार बार सांप्रदायिक कहा है, प्लीज वेट फॉर माय रिस्पॉन्स आशुतोष जी जी जी। और यही मनमोहन सिंह माफी मांगने का स्वागत करते हैं और सज्जन कुमार को बरी करने के लिए पूरी सरकार और दिल्ली पुलिस लगती है। तो वो सब चर्चा छोड़िए। ये कैसे? आज हिंदुस्तान इससे आगे चला गया है। हिंदुस्तान अपेक्षा, आशा, बेरोजगारी, भारत बड़ा बने। अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो अच्छा काम हुआ था, नरेंद्र मोदी ने जो अच्छा काम किया है, सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी। और आज गुजरात में लगभग 300 बीजेपी के मुसलमान काउंसलर हैं जो जीते हैं। रविशंकर जी, माफ करेंगे, गोवा में क्रिश्चियन लोग हमें वोट देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे गवर्नेंस रिकॉर्ड के कारण, ठीक है। तो आपने हमारे बारे में एक अपने मन में कुंड पाल रखा है, और मैं बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा, आज तो आप देश के बड़े पत्रकार हैं, बीजेपी सांप्रदायिक, रविशंकर जी, इस बार कहे मुझे आपत्ति नहीं है। रविशंकर जी, आपके ऐसा जब अनुभवी व्यक्ति कहता है तो मुझे पीड़ा होती है। इसलिए आज मैं थोड़ा सा बहुत ही एग्रेसिव जवाब दे रहा हूं। नहीं, बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी कि आपने सर्टिफिकेट हमारी भी बात सुन लीजिए। रविशंकर जी, हमारी भी बात सुन। रविशंकर जी, आप तीखी बातें कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपको पूरा अधिकार है इस बातों करने के लिए। लेकिन मैं छोटा सा आपसे आग्रह करूंगा कि मेरा वक्त थोड़ा कम हो रहा है, इसलिए मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूं। ब्रेक लेने के बाद फौरन लौट के आते हैं और आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं और जो बातें आप कह रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही हम बाकी मेहमानों से बातचीत करेंगे। छोटे से ब्रेक का